नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुटेक लाइव पर। दोस्तों, कोरोना काल चरम सीमा पर है और इस समय कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जो दिन रात एक करके अपनी जान पे खेलते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से भेंट वार्ता करते हैं जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रियाबड़ी के SDM श्रीमान सुरेश KM। जय हिंद सर। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अभी इस मुकाम पर हैं, तो इससे पहले कि आपकी जो यात्रा है और आपकी पूर्ववर्ती सेवाएं हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी सर। अगर यात्रा की बात कहूँ तो सोचा तो चांद का था, सितारे मिले मुझे। तो उस सितारों की जो मेरा सफ़र था, उस सफ़र के दौरान वर्दी का एक चाव था, वर्दी पहनी, वापस उतारी और आज मैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हूँ। उससे पहले मैं राजस्थान पुलिस में भी रहा हूँ और उसके बाद कमर्शियल ट्रस्ट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ और SDM बनने से पूर्व राजस्थान पुलिस सेवा में एज ए डिप्टी के तौर पे मैं पदस्थापित रहा हूँ। और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आने के बाद मैंने बावड़ी जोधपुर, नगर भरतपुर, जायल नागौर, खिंवसर नागौर के प्रॉपर मतलब कार्यवाहक के तौर पर मैंने ड्यूटी दी और आज आपके सामने आपके रियाबड़ी में पिछले 1 साल से आपके साथ सेवा दे रहा हूँ। सर, कोरोना के खिलाफ आप अभी अग्रणी मोर्चा संभाले हुए हैं, फ्रंट लाइन पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी सर, हमारा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, इसी के तहत अभी एक अभियान भी चला था कि मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी। तो सर, इस अभियान के तौर पर हमारे उपखंड में अभी तक क्या हो रहा है और सर प्रशासन इसके बारे में क्या कर रहा है सर? अगर बात करें सर, ये हमारे CM साहब की एक अच्छी पहल है। वो जनमानस की जो धरातल हकीकत को जान रहे हैं कि उनको लग रहा कि आने वाली लहर है जो गाँवों को बहुत प्रभावित कर सकती है। उन चीज़ों को समयबद्ध चेतने के पश्चात उन्होंने एक मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी नामक एक योजना चलाई है, प्रोग्राम चलाया है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अब गांव में अगर कोरोना फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी गांव के जनप्रतिनिधियों की है, चाहे वो सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, यहाँ तक विधायक, MLA, MP सभी की से। और वो ये चाहते हैं कि गाँव में ही पूरी समस्या का समाधान कर सके। जैसे गांव वाले मिलकर विलेज कमेटी बनाए, वो गांव वाले मिलकर ही जो सेंसिटिव लोग हो चुके हैं और या जिनके लिए समस्या है तो डोर टू डोर सर्वे में सपोर्ट करें प्रशासन का। और सबसे बड़ी बात है, जिनके पास खाने के लिए सुविधा नहीं है तो वो जनता की जनप्रतिनिधि मिलकर उसकी सहायता करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा प्रशासनिक है, जो BC साहब की तरफ से या मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्वे चल रहा है, जो दवाइयाँ वितरित की जा रही है, वो एक्चुअली वास्तविक व्यक्ति के पास जाएँ। और सबसे बड़ी बात है, जो पॉजिटिव हो चुका है उनको उस विलेज लेवल में ही क्वारंटाइन किया जाए और उसको वहीं सुविधा मिल जाए। तो ये इसके पीछे रीज़न ये है कि गांव का कोरोना पॉजिटिव का जो समस्या आ रही है वो समाधान वहीं हो जाए। और सबसे बड़ी बात इसका ये मेन मुद्दा है कि उस गांव को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया जाए, ताकि एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव ना जा सके। उस चीज़ को बनाने के लिए मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी नामक योजना को संचालित किया गया। सर, अभी हाल ही में CM प्रेस नोट द्वारा धारा 144 की अवधि 21 जून तक की है सर। तो सर, धारा 144 जनरली क्या है और इसके अंदर आम जनता के लिए क्या पाबंदियां हैं, और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जनरली क्या कार्रवाई की जाती है? धारा 144 का मतलब होता है कर्फ्यू, जिसमें ये कहते हैं 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। लेकिन ये हमारा जो त्रिस्तरीय लॉकडाउन चल रहा है, जो जनता को खुद सहमत होकर चलाना है, जिसमें एक तरफ प्रशासन के तौर पे 144 धारा लगी, लेकिन वो ये सरकार ये चाहती है कि जनता खुद इसको इम्प्लीमेंट करें, जनता खुद आके इसको जो लॉकडाउन चला है वो सहमत होकर इसका पालन करे, ताकि कोरोना बढ़ाव न हो सके। और इसमें अगर कोई धारा 144 या लॉकडाउन का तो पालना नहीं करता है तो हमारे पास पावर है कि उसको क्वारंटाइन कर दिया जाए, 14 दिन का क्वारंटाइन कर लेते हैं। साथ में अगर पब्लिक प्लेस में अगर बिना परमिशन आता है तो उसके खिलाफ हम चालान की कार्रवाई भी करते हैं। ये मोटी मोटी कार्रवाई है। सर, अभी देखा जा रहा है कि कोरोना काल में कुछ संवेदनाहीन लालची लोग आपदा को अवसर में बदलने की फिराक में हैं और वो वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा मूल्यवृद्धि कर रहे हैं। तो सर, इसको लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है?
अगर इसकी आती है तो हमारे एक बाकायदा कंट्रोल रूम बना चुका है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो शिकायत का त्वरित समाधान करने की बात होती है। लेकिन साथ में इस चीज़ में कहना चाहूँगा कि आम जनता अगर सचेत होकर कार्रवाई करें तो इस तरह की मूल्यवर्दी के मामले कभी आ नहीं सकते। अगर आपके पास कोई भी मूल्यवर्दी से ज़्यादा पैसा ले रहा है तो बाकायदा आप वीडियो बनाइए और हमारी जो कोर कमेटी है, विलेज लेवल कमेटी, वो आपके साथ जाकर इस चीज़ को वेरीफाई कर ले कि अगर वो इस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है और MRP से ज़्यादा रेट ले रहा है तो हम उस चीज़ की कार्रवाई भी कर लेंगे। ये जनता जागरूक होकर हमें बताएं, क्योंकि प्रशासन कार्यवाही तभी करेगा जब उनके पास कोई प्रूफ्स हो, और प्रूफ के लिए आप वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं, और लोग आपके साथ है उनको आप एज ए विटनेस बनाकर उसको पेश कर सकते हैं, तब हम उसमें कार्रवाई कर लेंगे। और साथ साथ मैं तो एक आपके जो आपने मुझे पूछा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा इस आपदा में जो अवसर ढूंढ रहे हैं ना जो गलत तरीके से, वो एक नंबर के चोर है। और ऊपर वाला जब उसमें ऊपर वाले के ऊपर देर है अंधेर नहीं है, जब उसका वार चलेगा सबसे ऊपर उनके ही पड़ेगा। तो सर हमारे क्षेत्र में भी सर ऐसा देखा गया क्या कहीं? ये हमारे क्षेत्र में रियाबड़ी की बात इक्का दुक्का मेरे पास जो शिकायत आई वो मुख्य रूप से गुटखा बीड़ी की आई है। तो मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे मामले में आप गुटखा बीड़ी को आप खुद ही कम कर देना, क्योंकि जो चीज़ आपके शरीर के लिए हानिकारक है तो उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ को लॉकडाउन में आप कम से कम कर ले। मेरा तो ये मानना है, ताकि ना तो उनके मूल्यवर्दी होगी, ना आपको आपके शरीर के प्रति आपको सजग होने का भी चांस मिल गया आपको। और सर अभी लॉकडाउन जो 30 तारीख 8 जून तक बढ़ाया गया है, तो सर लॉकडाउन के अंदर सर प्रशासन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या जनता के बीच में क्या समस्या आ रही है लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए? सर अगर मेरी बात करूं, मैं एज ए उपखंड रियाबड़ी की बात करूं, लॉकडाउन की पालना मुझे यहाँ रियाबड़ी में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता लगभग जागरूक हो गई है और जनता प्रशासन का पूरा सपोर्ट कर रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, जसनगर का, थावला का, आदमी आवास का, पादुकला का, और यहाँ तक रियाबड़ी का, मतलब जनता खुद आके कह रही कि साहब हम स्वयं होकर आगे होकर लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं। सरकार ने यद्यपि बढ़ाया है 11 बजे तक, हम तो चाहते हैं कि पूरा ही बंद कर दें। जसनगर की बात करूं, उन्होंने खुद ने ही पूरा बैरिकेड लगा के खुद ने अपना मार्केट बंद कर दिया, खुद ही अपना लॉकडाउन कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है पूरे राजस्थान में मुझे लगता है रियाबड़ी ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्वयं आगे होकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है कि लोग है और या जनता है जो इस कोरोना महामारी के प्रति ज़्यादा सचेत ज़्यादा होने लगी है, जागरूक होने लगी है। उनको ये समझ में आने लगा कि ये महामारी है, अगर हम सब मिलकर कार्रवाई नहीं करेंगे और प्रशासन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल ये हमारे परिवार में आ सकती है, हमारे घर में भी आ सकती है। उसको देखते हुए उन्होंने खुद ने ही इस प्रकार का सो मोटो कार्रवाई करना स्टार्ट कर ली। अगर मैं बात करूं, आप रियाबड़ी में आप आए हो, आप 11 बजे के बाद हमारा जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड, उसके बाद आपको मार्केट में कोई बंदा नहीं दिखेगा, कोई भी दुकान आपको खुली हुई नहीं दिखाई देगी। लोग केवल आकस्मिक सेवा या मेडिकल सर्विस में ही इधर उधर जाते हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज हर व्यक्ति अपने घर में बैठा है। और सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति अपने घर पे बैठ कर ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से मुझसे जुड़ा हुआ, जहाँ भी कोई समस्या आ रही मुझे सीधा सा बात कर रहे हैं और उसका समाधान भी कर रहा हूँ। सर आप एज ए SDM यहाँ पर कार्यरत हैं, तो सर लॉकडाउन और महामारी एक्ट के अंतर्गत सर SDM के लिए अलग से क्या क्या शक्तियाँ प्रदत्त है? सर अगर महामारी में आपदा अधिनियम 2005 लगता है, जिसमें उपखंड अधिकारी एज ए इंसिडेंट कमांड के तौर पे रखा, तो मतलब आपदा के समय में उपखंड अधिकारी इंसिडेंट कमांडर के तौर पे जितना भी अगर आपदा को रोकने के लिए जितनी भी कार्रवाई कर सकता है नियमों के साथ और नियमों के अगेंस्ट भी, वो सारी कार्रवाई इंसिडेंट कमांडर के तौर पर काम कर सकता है। सर अभी मैंने आपका वीडियो भी देखा था सर, तो उसमें नो व्हीकल जोन का सर कुछ था, तो सर ये अभियान क्या है सर? नो व्हीकल का जोन सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की जो 23 तारीख है उससे पहले जितना भी लॉकडाउन, उसमें साफ साफ शब्दों में कहा है कि प्राइवेट व्हीकल बैन किए जाएंगे। व्यक्ति जहाँ तक होती कोशिश है 2 पहिए 4 पहिए प्राइवेट व्हीकल का प्रयोग नहीं करेगा। साथ में उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता। उसी चीज़ को बनाने के लिए मैं प्रैक्टिकली धरातल में स्थापित करने के लिए नो व्हीकल जोन स्थापित किया है। और इसकी वजह से लॉकडाउन जो 11 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अगर व्हीकल के साथ पाया जाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर कोरोना की तीसरी लहर जिसमें बच्चों के संक्रमण होने की ज़्यादा आशंका है, और सर डूंगरपुर में भी केस आए हैं जिससे हमको इसकी आहट भी सुनाई देती है, तो सर हमारे क्षेत्र में या और अन्य हमारे अस्पताल प्रबंधन में सर इसके बारे में क्या कोई पूर्व तैयारी की गई है? सर
जैसे ही हमारे पास ये इस तरह का जो मैसेज आने लगा कि ये तीसरी महामारी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, तो हमारे सीएचसी में एक अलग से बच्चों का कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसमें 10 बेडों की व्यवस्था की, जहां केवल बच्चों के कोरोना पॉजिटिव बच्चे आते हैं उनके देख रेख की व्यवस्था की गई है। क्योंकि साथ साथ में उसमें उस केयर सेंटर में बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की है, कंसंट्रेटर अलग से लगाए हैं, और सबसे बड़ी बात है उनकी देखरेख करने वाले पेरेंट्स के लिए भी सुविधा दी जाएगी। क्योंकि आप मानते हो कि बच्चे अगर पॉजिटिव आते हैं तो मतलब पूरा परिवार पॉजिटिव आ गया, क्यों बच्चों की देखरेख करने वाले उसके माता पिता ही होंगे, और माता पिता और बच्चा जो 10 साल से कम है या 8 साल से कम है या छोटा बच्चा है उसकी देखरेख माता पिता ही करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर बच्चा पॉजिटिव आता है तो उनके माता पिता भी साथ में पॉजिटिव जैसी कंडीशन में आएंगे, तो उन तीनों की देखरेख करने के लिए हमें अलग से एक व्यवस्था की गई है। और साथ में तो एक आपकी वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा ऊपर वाले से कि हमारे जो कोविड केयर सेंटर बच्चों के लिए बना है वो भगवान करे प्रयोग में नहीं आए, वो पड़े पड़े खराब हो जाएं, रद्द हो जाएं, नष्ट हो जाएं, ताकि हमारा रिया बड़ी सेफ रहे। सर वैसे ही सर बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और बच्चों की खुशी में सर पूरे परिवार की खुशी रहती है। जी सर अभी तोकते तूफान के कारण जो बारिश हुई है या अभी जो मौसम बना है, तो सर अब किसानों ने खरीफ की फसल इसकी बुआई शुरू कर दी है सर। तो सर किसानों के लिए जो खाद बीज की दुकानें हैं या कृषि यंत्र से रिलेटेड और दुकानें हैं, तो सर उनके लिए कोई विशेष गाइडलाइन है क्या सर? अभी उन्होंने कह रहा कि 11 बजे तक, मंगलवार से शुक्रवार तक खाद बीज की दुकानें 11 बजे तक खोली जा सकती। लेकिन साथ हमारे जैसा हमारा रिया बड़ी एक ग्रामीण क्षेत्र है और किसानों की इस प्रकार की समस्या आती है, तो अगर इमरजेंसी के रूप में किसी को चाहिए तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वो उस तरह की कार्रवाई कर सकता है और वो घर पे बुला के इस तरह के सामान ले सकता है। क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से किसानों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने यहाँ भी कह रखा कि इनकी घरेलू सेवा भी आप कर सकते हो। जो भी खाद बीज की दुकान वाले हैं वो घर पे घर जाके भी सेवा दे सकता है, ताकि किसानों को इस महामारी के बीच में जो इस प्रकार का तूफान आ रहे हैं, साथ में बारिश का जो मौसम आ रहा है, उसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर की अगर कोई खराबी आ रही है, कोई टूट फूट हो रही है, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। सर अभी कोरोना के अंदर हमने देखा कि कई भामाशाही निकल के आ रहे हैं और सभी जगह अपनी जितनी हो सकती है अपनी मदद कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा है, कोई सिलेंडर दे रहा है, कोई ऑक्सीजन प्लांट भी बना रहा है सर। तो सर हमारे उपखंड क्षेत्र में सर ऐसा कोई सराहनीय काम है सर जो आप बताना चाहेंगे सर? अगर रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र की बात करें सर, कि भामाशाह के तौर पे अभी तक हमारे पास कम से कम 7 या 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ चुके हैं और ये भामाशाह इस माहौल में सबसे बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भामाशाह ने तो अलग से लोगों की व्यवस्था करने के लिए बेड की व्यवस्था की है, किसी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात की है, किसी ने दवाइयों के पैकेज की व्यवस्था करने के लिए बात की है। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे भामाशाह ये कह रहे हैं कि आप स्वयंसेवकों की नियुक्ति कर लीजिए ताकि वो आपके गाँवों की सुरक्षा करेंगे, उनकी जो भी है सुविधा वो हम लोग करेंगे। मतलब हमारे भामाशाह इस तौर तक पर आ रहे हैं कि आप किस प्रकार रियाबड़ी को बचा सकते हैं, उसमें हमारा कितना सपोर्ट चाहिए, आप हमें केवल बोल दो, हम आपके साथ हैं। सर आपके YouTube चैनल के माध्यम से और भी अन्य वीडियो के माध्यम से मैं देख रहा हूँ सर कि आप फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, सड़कों पे आ जाते हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए आप अपनी जान पे खेलते हैं सर। तो सर इतनी संघर्ष की प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिलती है सर? प्रेरणा स्रोत तो मेरे पापा जी हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि आप संघर्ष से कैसे जीतते हो। क्योंकि उन्होंने 3rd ग्रेड से प्रिंसिपल का जो सफ़र तय किया है वो संघर्ष में किया है। और दूसरी बात, मेरा जो आदर्श प्रेरणा स्रोत है दिनेश अमन साहब है, उनके नाम से मैंने अपना सुरेश के किया है। तो उनसे ही मेरा प्रेरणा है, जब वो इतना बंदा इतना कर सकते हैं तो हम भी कुछ प्रयास करें ताकि लोगों को विश्वास प्रशासन की तरफ बढ़े। क्योंकि प्रशासन में, सिस्टम में विश्वास होगा। मैं एग्जाम्पल दूँ रियाबड़ी का, मैंने आपको अभी आपको वीडियो में बताया है कि जनता का SDM के प्रति विश्वास बढ़ा है और SDM में विश्वास प्रशासन में बढ़ा, प्रशासन में सिस्टम में बढ़ा है। और वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और जब कोई व्यक्ति, जनता सिस्टम में विश्वास करने लगती हैं तो सिस्टम अच्छे से काम करता है। सर इसके लिए तो सर मैं भी आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा पूरे उपखंड क्षेत्र से सर, क्योंकि सर आप शायद पहले SDM होंगे जिनको सब कोई जानता है कि SDM सुरेश के MG हैं, जो अपना सारा मोर्चा संभाले हुए हैं और अपनी जान पे खेल के सर ये सब कर रहे हैं सर।
तो सर इसके लिए उपखंड रियामबाड़ी क्षेत्र की सारी जनता के माध्यम से सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। सर आगे बढ़ते हैं तो सर अब लास्ट में सर मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप रियामबाड़ी उपखंड की जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे या उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि आप कोरोना महामारी के अंदर आप किस प्रकार व्यवहार करें सर? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा आपकी वीडियो के माध्यम से कि जनता को कोरोना की महामारी को समझना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन स्थापित की है, जो उन्होंने कहा है, वो सोच समझ के बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगर जनता अगर सोशल डिस्टेंस का पालन करना स्टार्ट कर दे, मास्क लगाना स्टार्ट कर दें, और जो आपके रात्रि जोगा या धार्मिक समारोह या विवाह समारोह जो थोड़ा दिन के लिए अगर टाल दें, और सबसे बड़ी बात है जो लॉकडाउन की जो नियम है कि कोई व्यक्ति सेंसिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा हो, उसको अलग से क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जनता से अपील करूँ, जो भी कोरोना पॉजिटिव है, अगर घर से बाहर निकलें तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें, ताकि उस व्यक्ति को अंदर घर में रखकर 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद उसको अच्छे से स्वस्थ कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो यूथ है, जो हमारे जो नौजवान साथी है, वो हमारा सपोर्ट करें। अगर 15 या 16 नौजवान साथी भी मेरा सपोर्ट करते हैं और वो गांव को घेराबंदी करने में मेरा सपोर्ट करते हैं, अगर गांव सेफ तो हमारा तहसील सेफ, तहसील सेफ हमारी रियामबाड़ी सेफ, और गांव सेफ है तो हमारा परिवार सेफ, हमारे बच्चे सेफ। तो सिंपल बात है कि 10 दिन का मामला, मैं एग्जाम्पल दूं बॉर्डर मूवी का, जब उन्होंने कहा था कि हमें केवल 3 घंटे पाकिस्तान फौज को रोकना, उसी तरह मैं आपसे निवेदन करूंगा, लॉकडाउन की 8 तारीख है, 8 जून तक हमें अपने आप को सेफ रखना। उसके बाद ये रिसर्च आ रहा कि वो धीरे धीरे वो कम होने लग जाएगा, वो कम होगा तब हम अपने आप सेफ हो जाएंगे। तो इस महामारी के इस दौर पे हमें सहमित होकर लॉकडाउन की सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। सर मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है सर, कि तुमने तन्हाई की तस्वीर ना देखी होगी, मुझे देख लो मैं तस्वीर हूँ तन्हाई की। लेकिन मैं इसको यहाँ पे करेक्ट करके ये कहना चाहूँगा कि तुमने संघर्ष की तस्वीर ना देखी होगी, इन्हें देख लीजिए, ये तस्वीर है संघर्ष की। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय में दिया। जय हिंद सर, जय हिंद। Subscribe my YouTube channel, press the bell icon and never miss any update.